सोशियोलॉजी लाइव स्टडी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे विशेष निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो उन लोगों को अवश्य शेयर करिए जिनके लिए आपसे कहीं ज्यादा इसकी आवश्यकता है। आज का टॉपिक है हमारी इस क्लास का आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन। ये जो शब्द है आधुनिकीकरण या आधुनिक या मॉडर्न, ये हम दैनिक बोलचाल की भाषा में अक्सर सुनते हैं। भाई ये तो बहुत ज्यादा मॉडर्न है, ये लड़की बहुत ज्यादा मॉडर्न है, या ये लड़का बहुत ज्यादा मॉडर्न है। आखिर मॉडर्न है क्या? क्या है मॉडर्नाइजेशन? तो मॉडर्नाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो सोशियोलॉजी में एस.सी. दुबे ने दिया है। एस.सी. दुबे एक परिभाषा के अंतर्गत कहते हैं कि आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया आप लोग जानते होंगे, सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो परंपरागत समाज से प्रौद्योगिकी पर आधारित समाज की ओर अग्रसर होती है। अर्थात एक ऐसा समाज, एक ऐसी सोसाइटी जो ट्रेडिशनल से किसकी ओर अग्रसर होती है? अग्रसर होती है साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अर्थात जो बातें परंपराओं पर आधारित हैं उन बातों को नजरअंदाज कर जो साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जिनको प्रूफ करती है, उन बातों पर भरोसा करते हैं, उस आइडियोलॉजी को, उस विचारधारा को कहा गया है आधुनिकीकरण। देखिए इसकी जो शुरुआत है वो यूरोप से मानी जाती है। यूरोप में क्या हुआ कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वहां पे औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके परिणाम स्वरूप सबसे बड़ा परिवर्तन वहां पे क्या हुआ? वहां पे जो सामंतवादी व्यवस्था थी, ठीक है, सामंतवादी व्यवस्था ये समाप्त हो गई, इसका पतन हो गया। और यहां पर क्या हुआ? पूंजीवादी व्यवस्था उभर कर आई। पूंजीवादी व्यवस्था यानी पूंजीवाद अस्तित्व में आया। पूंजीवाद के परिणाम स्वरूप समाज में क्या परिवर्तन हुए? समाज जो था वो गांव से नगरों में तब्दील हुआ, गांव से नगरों की ओर, यानी गांव नगरों में बदले। जो नगर थे वो क्या हुए? वो महानगर बन गए। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में देखने के लिए मिला। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ये जो आधुनिकीकरण की विचारधारा वहां पर ये उत्पन्न हुई। अब देखिए आधुनिकीकरण के बारे में एक और परिभाषा हम यहां पर ले लेते हैं। मतलब ये तो आप समझ ही गए कि आधुनिकीकरण क्या है, कि जब आप परंपरागत समाज से और प्रौद्योगिकी समाज की ओर जब आप अग्रसर होते हैं तो इसके लिए आधुनिकीकरण कहा जाता है या आधुनिकता कहा जाता है। एक समाजशास्त्री हुए हैं रिटजर ने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा कि जो आधुनिकता है वो क्या है? एक बेलगाम घोड़े की तरह है। एक बेलगाम घोड़ा किसकी तरह है? एक बेलगाम घोड़े की तरह। वो आगे कहते हैं कि इस पर नियंत्रण लगाना बहुत मुश्किल है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये चाहे तो ये सरपट दौड़कर हवा से बातें कर सकता है, सरपट दौड़कर हवा से बातें कर सकता है, हवा से बातें, ठीक है, मतलब आपको फुल एंजॉय कराएगा। सरपट दौड़कर ये हवा से बातें कर सकता है, और अगर यही चाहे तो आपको अंधेरे कुएं में भी धकेल सकता है, अंधेरे कुएं में भी धकेल सकता है, ठीक है। रिचर कहते हैं आधुनिकता क्या है? आधुनिकता एक बेलगाम घोड़े की तरह है। ये चाहे, मतलब एक ऐसा बेलगाम घोड़ा जिस पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। ये चाहे तो सरपट दौड़कर हवा से बातें कर सकता है, और ये चाहे तो आपको अंधेरे कुएं में भी धकेल सकता है। आज की डेट में आप कई सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब आप देखिए फैशन के फील्ड में आप देख सकते हैं इसको, फैशन, ठीक है। फैशन में आज आप देखिए
जो फीमेल्स हैं, फीमेल स्पेशली फीमेल्स हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं महिलाओं का आलोचक हूं, कोई ये समझने लग जाए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फीमेल्स का जो फैशन है, उस फैशन को अगर आप देखेंगे तो उनके पास सिर्फ यही एक जवाब होता है कि सी इज मॉडर्न। ठीक है, सी इज मॉडर्न, मतलब वो आधुनिक है, आप पुराने विचारों के इसलिए पसंद नहीं कर रहे। अब इस आधुनिकता के नाम पर वो चाहे कैसे भी कपड़े पहन सकती है, ठीक है, किसी भी तरीके के कपड़े पहन सकती है वो, तो उसके पास एक जवाब है कि वो मॉडर्न है। तो जो लिटरेचर है वो यही कहते हैं कि आप उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई परंपरागत समाज तो है नहीं जो कि एक परंपरा से दूसरी परंपरा की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। ये तो एक ऐसी व्यवस्था है जिसका जो सोशल कंट्रोल है वो किसी के पास नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है। मतलब अगर उसको पॉजिटिव वे में आप लेंगे, जिसने दिया नहीं कि वो सरपट दौड़कर हवा से बातें कर सकता है, अर्थात इसके आधार पर आप उन दकियानूसी बातों को आप छोड़ देंगे और आप उन बातों पर भरोसा करेंगे जो फैक्ट के साथ की जा रही है, जिन पर तथ्य छिपे हुए हैं, जिनको साइंस और टेक्नोलॉजी उसको अप्रूव करती है कि हाँ ये सही है। आपने बहुत सारी बातें, अगर इंडियन सोसाइटी के कंसेप्ट में अगर हम बात करें तो तमाम सारी ऐसी परंपरागत चीजें हैं जिनको छोड़ दिया और विज्ञान पर आधारित, तर्क पर आधारित हम इस प्रकार की बातें करते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे जो दलित विमर्श है, दलित विमर्श मॉडर्नाइजेशन की ही देन है। विमर्श, स्त्री विमर्श, ये सभी क्या है, ये सब आधुनिकीकरण की ही देन है। अब बात करते हैं कि इसके कारक क्या है, फैक्टर्स क्या है जिसकी वजह से आधुनिकीकरण बढ़ा है या आधुनिकीकरण की जो एक कंसेप्ट है ये हमारे समाज में आया है। तो इसमें देखो फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, फैक्टर्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इसमें प्रिय विद्यार्थियों आप जो है केवल 4 फैक्टर्स भी बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, ओनली 4। सबसे पहले आता है इसमें शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आधुनिकीकरण को बढ़ाने में, एजुकेशन। दूसरा है कम्युनिकेशन, या इसको कहते हैं हम संचार, संचार या कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। अभी बात करेंगे विस्तार से इनके बारे में। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारक इसका माना जाता है वो है राष्ट्रवादी विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा, अर्थात नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी। ठीक है, और नंबर 4 में इसमें आता है, यहां लिख देता हूं मैं इसको, नंबर 4 को कहते हैं करिश्माई नेतृत्व, करिश्माई नेतृत्व, अर्थात CHARISMETIC, करिश्मेटिक लीडरशिप, LEADERSHIP। और नेक्स्ट नंबर 5 पर आता है ये, जिसको हम बोलते हैं अपपीड़क, अपपीड़क सरकारी प्राधिकार, अपपीड़क सरकारी प्राधिकार, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे
को रिसीव गवर्नमेंट गवर्नमेंटल प्राधिकार का मतलब अथॉरिटी, AUTHORITY। अब देखो बात कर लेते हैं थोड़ा विस्तार से। पहला जो इसका फैक्टर है वो एजुकेशन है, शिक्षा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षा आपको सिर्फ किताब पढ़ना मात्र ही नहीं होता, बल्कि आपके सोचने समझने की जो कैपेसिटी है ना, उसका भी डेवलपमेंट मतलब इससे होता है, ऑल डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो आपके अंदर क्या है, तर्क करने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाती है। तो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, अर्थात क्या सही है और क्या गलत है इस पर आप विचार करने लग जाते हैं। दूसरा है संचार, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के जो माध्यम है, कम्युनिकेशन के माध्यम से क्या हुआ कि जो सूचना का आदान प्रदान हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना का आदान प्रदान तेजी से हुआ। कम्युनिकेशन की वजह से तमाम इंफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन था उसका इंफॉर्मेशन का, वो बहुत तेजी से होने लगा। तो संचार की जो क्रांति आई उससे क्या हुआ कि तमाम सोशल साइट्स आई, सोशल मीडियाज आए, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तमाम तरह की सोशल साइट्स आई। उसके थ्रू क्या हुआ कि आपके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन आने लगी कि आप ये जानने लगे कि सही क्या है और गलत क्या है, अर्थात परंपरागत समाज के क्या नुकसान है और आधुनिक समाज के क्या फायदे हैं, ये सारी बातें आपने कम्युनिकेशन के माध्यम से आपने सीखी। तो संचार इसका एक कारक है। तीसरा है इसमें राष्ट्रवादी विचारधारा। जब व्यक्ति नेशन फर्स्ट सोच के आधार पर काम करने लग जाता है, सोचने लग जाता है कि मेरे लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है, और राष्ट्र की जो आइडियोलॉजी होती है वो होती है डेवलपमेंट करना, विकास करना, अर्थात देश को आगे ले जाना। तो ऐसी विचारधारा जो लोगों के अंतर्गत आ जाती है, तो फिर वो उन दकियानुसी बातों को छोड़ देते हैं और उनको अपनाना शुरू कर देते हैं, जिससे जो राज्य है, जो राष्ट्र है, उसकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो कैसे ऊपर उठ सकती है, कैसे आप उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं, कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं। तो आप ये मानिए आधुनिकीकरण का एक सीधा सीधा मैं कहूं जो एक लाभ है वो आर्थिक लाभ सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जब हम टेक्नोलॉजी को इसमें जोड़ते हैं, टेक्नोलॉजी पर आधारित जो समाज की ओर जब हम अग्रसर होते हैं, तो वहां पर क्या है, जो आर्थिक व्यवस्था है ना, उसको सुदृढ़ करने पर हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अर्थात हम ये मानते हैं कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, मजबूत होगी, तो हम एक अच्छा जीवन अपना जी सकते हैं, अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। तो राष्ट्रवादी विचारधारा, जिसमें हम राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके कार्य करते हैं। चौथे नंबर पे इसमें आता है करिश्माई नेतृत्व। करिश्माई नेतृत्व का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जब एक राष्ट्र के मार्गदर्शक के रूप में आ जाता है और लोग उसकी बातों पर बहुत जल्दी विश्वास करने लग जाते हैं। जैसे ही वो कहता है, जो भी कहता है, जो व्यक्ति है उसकी बातों को तुरंत मान लेते हैं कि हाँ भाई ये अगर बात कह रहा है ये बात बहुत सही होगी। तो ऐसा व्यक्ति जब राष्ट्र का नेतृत्व करने लग जाता है, तो ये इसका एक कारक माना गया है आधुनिकीकरण का। जैसे अगर मैं भारत की बात करूं, तो भारत में पहला नाम आता है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी, इनको करिश्माई नेतृत्व कहा जाता है। पूरा देश इनके पीछे पीछे चल पड़ा था। इसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू, इनकी जो नीति थी उसका एक ही उद्देश्य था कि कैसे भी हमारा जो राष्ट्र है वो आगे बढ़े, देश से गरीबी का उन्मूलन हो, गरीबी देश से खत्म हो। इसी तरीके से अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे, तो पाकिस्तान में इसका नाम आता है मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आता है। जिन्ना भी आधुनिकीकरण के बहुत ज्यादा पक्ष में था, और उसका यही सोचना था कि कैसे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको अपलिफ्ट किया जाए, उनके जीवन स्तर को सुधारा जाए, ऊंचा किया जाए। इसी तरीके से एक और व्यक्ति हुए टर्की में, जिनका नाम है कमाल पाशा। टर्की का एक शासक हुआ था जिसका नाम था कमाल पाशा। और एक एग्जाम्पल इसमें दिया जा सकता है जर्मनी के जो शासक हुए थे, जिनका जो कार्य है, उनके कार्य का योगदान आज भी देखा जा सकता है, बिस्मार्क। तो इस तरीके से हर देश में ऐसे करिश्माई नेतृत्व वाले व्यक्ति हुए हैं जिन पर लोगों ने विश्वास किया और उन्होंने उस देश को बहुत आगे तक ले जाने में अपनी भूमिका निभाई।
ये आज भी जो राष्ट्र है उनके उन कार्यों के प्रति कृतज्ञ है, उनके कार्य के प्रति समर्पित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम भी इसमें लिया जा सकता है, जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण भारतीय संविधान इस देश के लिए दिया। और वो केवल संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि वो एक अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े जानकार थे। एक स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र में, अमर्त्य सेन, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो पूरी आइडियोलॉजी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से उन्होंने ली है। तो ये है आधुनिकीकरण। 5वें नंबर पर आता है अपपीड़क सरकारी प्राधिकार या को रिसीव गवर्नमेंटल आइडियोलॉजी। इसका मतलब यह है कि जो हमारा समाज है वो परंपरागत चीजों को छोड़ने में बहुत ज्यादा अपने को असहज महसूस करता है, आप ये मानिए, या जो चीजें परंपरा पर चली आ रही हैं उनको छोड़ना नहीं चाहता। तो इसके लिए सरकार को क्या करना पड़ता है? सरकार को कुछ ऐसे सख्त कानून बनाने पड़ते हैं जिसकी वजह से, जिसके डर से लोग उसका अनुपालन करते हैं। जैसे कई सारे एग्जाम्पल आप यहां पे देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आता है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन, परिवार नियोजन को सरकार ने बहुत सारी स्कीम चलाई कि भैया आप मान जाओ, 2 से ज्यादा बच्चे आपके नहीं होने चाहिए, प्रॉब्लम होती है इससे, आप उसका पालन पोषण भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। लोग नहीं माने, लेकिन जब सरकार ने कानून बना दिया तो लोग मजबूरी में मानने लगे। और आज क्या है कि आज हर व्यक्ति इसको बिना किसी डर के या बिना किसी प्रलोभन के इसको मानता है। इसी तरीके से भूमि सुधार आप ले लीजिए। जब भूमि सुधार सरकार ने प्रयास किया कि इसमें हो जाए, लोग नहीं माने, लेकिन जब सरकार कानून लेके आई तो आज सभी लोग उसको मानते हैं। इसी तरीके से जैसे सती प्रथा है, सती प्रथा, लोग इसको अपना शान समझते थे कि हमारे समाज की शान है ये सती प्रथा। प्यार से समझाया, लोग नहीं माने, क्या हुआ? कानून बना, आज लोग मानने लगे। इसी तरीके से बाल विवाह है ना, बाल विवाह, बाल विवाह भी किसी समय पर क्या था कि समाज की शान कहा जाता था। लोग बड़े शान से कहते थे कि भाई हम तो 11 साल की बच्ची का विवाह कर देते हैं, हम तो 9 साल की विवाह कर देते हैं, हम तो 7 साल की विवाह कर देते हैं। सरकार ने प्रयास किया कि ऐसे ही मान जाए, लोग नहीं माने, कानून बना, आज सभी लोग उसको मानते हैं। तो इसको कहते हैं हम अपपीड़क सरकारी प्राधिकार, अर्थात सरकार को कुछ ऐसे कानून बनाने पड़ते हैं जिसमें राष्ट्र का हित सर्वोपरि होता है। और लोग शुरुआत में जरूर उसकी बुराई करते हैं, उसको उतनी जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन चूंकि सरकारी डर की वजह से लोग उसको मानने लग जाते हैं। और फिर एक समय के बाद में क्या होता है, वो रूटीन में आ जाता है और लोग आसानी से उसको स्वीकार करते हैं। तो कुल मिलाकर के इसके कितने फैक्टर हैं? 5 फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। पहला शिक्षा, दूसरा संचार, तीसरा राष्ट्रवादी विचारधारा, चौथा है इसमें करिश्माई नेतृत्व, और 5वां है अपपीड़क सरकारी प्राधिकार। तो थैंक यू, जय हिंद।